भारत में हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले वन्य जीव सप्ताह का आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भव्य आयोजन हुआ। यह सप्ताह जो 1952 में शुरू किया गया था। आज के मुख्य समारोह में प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अंडमान के वन्य जीवों, उनके संरक्षण और पारिस्थितिक योगदान को दर्शाने वाली एक झांकी के साथ साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में युवाओं ने उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। इसके बाद मुख्य सचिव ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर संजय सिन्हा और अन्य वरिष्ठ वन अधिकारियों के साथ इको पार्क का दौरा किया। उन्होंने तितली उद्यान का भ्रमण किया और वहां तितलियों को खुले आकाश में छोड़ा। वाओ! इसके साथ ही उन्होंने छात्रों और आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए मशरूम उद्यान का उद्घाटन भी किया। मुख्य सचिव ने इको पार्क के जल फव्वारों और जलाशयों का दौरा कर पार्क की पारिस्थितिक सुंदरता को निहारा। इस अवसर पर उन्होंने वन्य जीव सप्ताह के महत्व को चिन्हित करने के लिए एक पौधा भी रोपा। मुख्य सचिव ने पार्क की सुविधाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रकृति प्रेमियों तथा आम जनता से इस पारिस्थितिक आश्चर्य का लाभ उठाने का आह्वान किया। वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो पूरे देश भर में बहुत ही उत्साह से हर साल मनाया जाता है और यहाँ पर जैसा कि आप हमारे साथ अभी चलते रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हम अपनी जो प्रकृति है उसका संरक्षण करने के लिए किस तरह के प्रयास हम लोग करते हैं और किस तरह से आने वाली जो अगली पीढ़ी हमारी है उसको हम लोग एजुकेट करने के लिए अपनी प्रकृति की जो अंडमान निकोबार में जो हमारी प्रकृति की बहुलता है उससे उनको दो चार कराने के लिए इतनी सारी मेहनत जो है हमारे वन और पर्यावरण विभाग ने यहाँ पर की हुई है और ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया ऐसा अनुभव है जो यहाँ की जो हमारी जनता है, हमारे हर विद्यार्थी को, हर परिवार को वहाँ ज़रूर आकर इसमें शामिल होना चाहिए। साथ ही जो हमारे पास जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक खजाना है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप देश के सुदूरतम जो दक्षिण छोर पे आप जब आते हैं और ये एक अलग तरह की भौगोलिक परिस्थिति है और इस भौगोलिक परिस्थिति में क्या होता है और देश संरक्षण के लिए क्या कर रहा है उससे आप जागरूक होते हैं, दो चार होते हैं और मुझे लगता है कि इससे आपका प्रकृति प्रेम और ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैं इसके लिए वन और पर्यावरण विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत से इस पूरी जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे चलाए रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी पर्यटन का समय हमारे लिए जो एक होता है वो शुरू हो चुका है तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। साथ ही जो स्कूल के बच्चे हमारे हैं, हमारी यही कोशिश होगी कि शिक्षा विभाग और वन पर्यावरण विभाग जो है मिल करके उनके लिए गाइडेड टूर के रूप में शो करें सो दैट कि आने वाली पीढ़ी जो है वो पूरी तरह से प्रकृति के बारे में जानकार बने, सक्षम बने और हमारा भविष्य और बेहतर बन सके। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों से क्षतिग्रस्त प्राकृतिक प्रवाल भित्तियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वन विभाग ने 71वें वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क के ग्रबद्वीप पर कृत्रिम प्रवाल भित्ति स्थापना और रीफ स्क्रैपर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री सचिन शिंदे, IAS, आयुक्त एवं सचिव, वन संरक्षक श्री PK पॉल के अलावा लगभग 50 प्रतिभागी, जिनमें छात्र, शोधकर्ता और विभिन्न स्तर के लोग शामिल थे, ने इस पहल में सक्रिय भागीदारी निभाई।
कृत्रिम प्रवाल भित्तियां प्राकृतिक भित्तियों की नकल करती हुई बनाई जाती है, जो मछलियों, प्रवालों और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवश्यक आवास प्रदान करती है। ये न केवल समुद्री जैव विविधता को बढ़ावा देती है, बल्कि तटीय क्षेत्रों में लहरों की ऊर्जा को कम करने, किनारों के कटाव को रोकने में भी सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा ये वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आदर्श मंच के रूप में कार्य करती है, जो प्रवाल संरक्षण प्रयासों को मजबूत बनाती है। कार्यक्रम के दौरान डाइवर सह वन अधिकारी मोहम्मद हुसैन ने प्रवाल भित्तियों के संरक्षण प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क के ग्रब आइलैंड पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसमें 0.44 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया जिसमें एनेट और हमारा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के मरीन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स और हमारा रीफ वॉच एनजीओ की तरफ से जो पार्टिसिपेंट हैं सभी ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम था हमारा, जिसमें एक रीफ स्क्रैपर प्रोग्राम था जिसमें सारे पार्टिसिपेंट्स अराउंड ये ग्रब आइलैंड के अराउंड स्नॉर्कलिंग करा के जितने भी गार्बेजेस, जितने प्लास्टिक्स और वेस्ट नेट्स वगैरह है उसको कलेक्ट किया। तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वेस्ट नेट्स जो कलेक्ट करना है ये हमारे तरफ से डालना बहुत सिंपल सा चीज़ है। ऐसे किसी भी तरह से हम इसको नेग्लिजेंस से हम छोटा सा प्लास्टिक रैपर को भी ऐसे डाल देते हैं जो ड्रेनेज में जाता है और वापस समुद्र में आता है। और ये हमारा मैरिन मैमल जैसे डॉल्फिन हुआ, डुगोंग हुआ और बाकी जितने भी मरीन एनिमल है उसके लिए बड़ा ही डेंजर है, उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। हमारे पास ऐसे बहुत एविडेंस है जहाँ पे हमने स्टैंडिंग एनिमल हमें मिला है डॉल्फिन, जिसके जब उनका पेट से देखा गया तो चोकिंग के वजह से, प्लास्टिक पॉलीथीन पन्नी के चोकिंग के वजह से उसका डेथ हुआ। वैसे ही हमारा जो गूस नेट है, जो नेट हम वेस्ट में ऐसे फेंक देते हैं, उससे हमारा रेप्टाइल्स जैसे टर्टल वगैरह ये इस पे एंट्रैक्ट होके उसका डेथ हो जाता है। तो ये जो मैरिन मैमल और रेप्टाइल्स का मोर्टेलिटी के लिए हमारा नेग्लिजेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम नए जनरेशन के साथ ये जो रीफ स्क्रैपर प्रोग्राम किया उसमें उनको भी मालूम चला कि हम वापस समुद्र में से उठाना कितना टफ है। तो ये अगर हम जहाँ से हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं वहीं हम थोड़ा सा सेग्रीगेशन पॉइंट पे बाकायदा प्रॉपर तरीके से इसको सेग्रीगेट किया जाए तो हमारा मैरीन लिटर और मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर हम काफ़ी हद तक काम कर सकते हैं। दूसरा एक प्रोग्राम हमने किया रीफ रेस्टोरेशन। आपको पता है हमारा कोरल रीफ कितना वैल्यूबल है। हमारा 33% जितना भी मरीन लाइफ है उसका हैबिटेट घर है और ये कई रीज़नों से जा रहा है, जिसमें से एक है ग्लोबल वार्मिंग, हमारा इररेस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ जो कार्बन इमिशन हमारे तरफ से हो रहा है, हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो एनवायरनमेंट में जा रहा है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वो उसके वजह से हमारा रीफ जो है ख़त्म हो रहा है। अब एक एस्टिमेट के तहत ये बता रहा है कि 2050 तक जितना रीफ है हमारा 90% रीफ ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारा मरीन एनिमल का जो हमारा फिशेस का पॉपुलेशन ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। जैसे हमारे जैसे कंट्रीज़ अंडमान निकोबार जितने भी आइलैंड कंट्रीज जिसका मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है टूरिज़्म और फिशिंग, वो समाप्त हो जाएगा। तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। ये एक सागर में एक बूंद जैसा है, तो लेकिन यहाँ से हम सीख रहे हैं कि कैसे करना है और साथ ही ये भी ट्राई कर रहा है कि इसको आगे और ना हो, डैमेज ना हो, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं करके उस दिशा में भी हमारा रिसर्च चल रहा है। तो हम सभी लोगों को ये वाइल्ड लाइफ वीक के तहत आग्रह करना चाहता हूँ कि आप मरीन लिटर, मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन जो हमारे तरफ से होता है हमारा, उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर डिस्पोज करिए और बाकी जितना भी हमारा अननेसेसरी वेस्ट है, जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और बाकी एसी, रेफ्रिजरेटर जो चल रहा है जिससे हमारा कार्बन इमिशन जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल, हमारा छोटा छोटा बूंद जो है एक सागर को भर सकता है। तो हमारे तरफ से छोटा छोटा एफर्ट आप लगाइए जिससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। वहीं पौंडीचेरी विश्वविद्यालय की छात्रा यामिनी ने प्लास्टिक प्रदूषण के प्रवाल पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों पर रोशनी डाली। As a part of beach cleaning program, we visited Marine National Park, Grub Island. Even though this is not completely inhabited with humans, still we find so many plastic entangled in the coral ecosystem. It will harmful to the coral ecosystem. Actually, this nets, fishing nets, ropes, small fish
plastic particles, they all are come from some other islands which are migrated and accumulated here in between the corals. So the plastic will gradually disseminated and comes fill into the coral ecosystem, and it will damage the ecosystem and the living organisms which are dependent on the corals and the beach coastal areas. So it is very important to remove the plastic material and reduce the plastic and clean the plastic on the time, so it cannot go deep into the ocean and harm the ecosystem. The tourists, I am giving the advice is, yeah, plastic is very feasible and cheap material we can carry everywhere, but the thing is you have to reduce is not possible on a time. Gradually we can replace it. We can carry another bag and keep all the plastic materials along with that and keep and throw in a dustbin. That is the best way to reduce the plastic pollution. उप वन संरक्षक संदीप बेहरा ने भी खुले समुद्र में प्लास्टिक प्रबंधन की इस जटिल चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि ये एक कठिन कार्य है, लेकिन सामूहिक प्रयासों से संभव है। lot of plastic that is being collected. One good news we have to share is that मिशन 1 लाख के तहत जो लास्ट वाइल्ड लाइफ वीक में इनॉग्रेट हुआ था कि 1 लाख kg प्लास्टिक द डिपार्टमेंट विल कलेक्ट, that we have collected, and it is very astonishing to note that we have seen plastic coming from Switzerland, it has come from Brazil, Venezuela, USA. कई सारे जगहों से प्लास्टिक आए हुए हैं. So there's a study that is going on soon which we'll release. And then there's the artificial coral reef regeneration program जो पिछले साल, जैसे all of you know, there was El Nino year and a lot of coral had actually bleached. तो उसी डायरेक्शन में ये है कि last year we had put a turtle structure, this year we are putting a manta ray structure. So again thank you all for joining us in. उसी के तहत आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू दक्षिण फाउंडेशन. उन्होंने साथ में मिल के, इवन टाइटस इज हियर, तो हमारे लोग साथ में ट्रेन किए थे ऑन लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम. तो वी आर मूविंग टू ऑल अराउंड 50 प्लेसेस ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जहाँ पर हम लोग ये स्टडी अगले 10 साल के लिए करेंगे. सो दैट इज़ अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेटा विल बी जनरेटिंग कि हाँ 10 साल में कोरल्स आज कैसे हैं, 10 साल बाद कैसा है, शेल्टर्ड कोरल्स, अनशेल्टर्ड कोरल्स, टूरिस्ट जहाँ विजिट करते हैं वो कोरल्स, प्रोटेक्टेड एरियाज कोरल्स. There's a lot of data that we'll be generating and I'm sure we'll need all of your help in analyzing all of those things as well. मुख्य अतिथि श्री सचिन शिंदे ने वन विभाग की इस पहल पर प्रसन्नता जाहिर की. उन्होंने कहा, वन विभाग के कृत्रिम प्रवाल भित्ति स्थापना और रीफ स्क्रैपर जैसी पहलों से न केवल इन छोटे द्वीपों की तटरेखा सुरक्षित रहेगी, बल्कि समुद्री जीवन भी संरक्षित होगा. ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है. तो आप सारे जो यहाँ के मेरे यंग साथी हैं, उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पृथ्वी की को संभालने की, इकोलॉजिकली उसकी अवेयरनेस करने की जिम्मेवारी एक उम्दा कंधों पे आएगी. और आप ही से ये उम्मीद है कि आप एक बहुत बेहतरीन दुनिया आप आने वाले जनरेशन को दोगे. आपने आज जो जो एक्टिविटीज़ कराई हैं, इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की गतिविधियां ना केवल हमारे आइलैंड पर बट पूरे विश्व भर में चले, ताकि जो दुनिया केवल इंसानों के लिए नहीं है, इस इकोसिस्टम का हर एक जो सजीव हैं, जीव हैं, उन सब की दुनिया है. रीफ का जो ये जो कॉरल्स को जो हम लगा के बांधेंगे यहाँ पे नीचे, जो सी में ले जाकर रखेंगे, ये वाकई में एक स्टडी मटेरियल है. पिछले साल भी हमने कुछ यहाँ पे किया था, इस साल भी हम कर रहे हैं. तो आज हमारा ये पता चलेगा कि नेक्स्ट 10 साल में हमारा ये कितना इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और इससे हमको क्या, वेदर हम ये फ्यूचर में ये और हम रेप्लिकेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी हमारा ये अनुसंधान, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये यहाँ काम करेगा. ये जितना भी प्रोग्राम है आज हमारे DCF वाइल्ड लाइफ की तरफ से मिस्टर संदीप ने ये अरेंज किया यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. और मैं उनसे ये करूँगा कि और भी अच्छे ये जो प्रोग्राम्स है और भी यहाँ पे किया जाए, ताकि इस एक्सपेरिमेंट को और भी आगे बढ़ाएं. I want to tell everyone that you should be a little bit more mindful about the garbage that we throw out, the plastic that we use, the single-use plastics, because you think about the logistics of picking up garbage in your cities. If you think about picking it up in the water, it's so much more troublesome. There's so much more logistics involved in it. So just be a little bit more mindful of what we use and where we throw it out. Myself Kailas, I am from ANET, Andaman Nicobar Environment Team.
it's a working base for Dakshin Foundation. We have come here along with Department of Environment and Forest. तो हमारा रीफ क्लीन अप के लिए हम इधर जुड़े हुए हैं along with Pondicherry University and Reef Watch. तो हम इधर वेस्ट कलेक्शन में हमें ये पता चला कि देर आर लॉट ऑफ प्लास्टिक्स, लॉट ऑफ वेस्ट इन द सी. उसमें से अभी आपको दिखाई देगा कि ये गोस्ट नेट्स इज़ वन ऑफ द इश्यूज़. तो हमारे तरफ से हम ये बोलना चाहता है कि सब लोग कचरा अच्छी तरह से जो डस्टबिन में डालना है डस्टबिन में डालिए, अपना पार्ट इसमें क्लियर करिए ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें. वन्य प्राणी सप्ताह का ये कार्यक्रम समुद्री जैव विविधता को मजबूत बनाने के साथ साथ जागरूकता फैलाने में सफल रहा. वन विभाग ने भविष्य में ऐसी और अधिक गतिविधियों की योजना बनाई है ताकि अंडमान के समुद्री खजाने को सुरक्षित रखा जा सके. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करती रही है. यहाँ के घने जंगलों और द्वीपों में पाए जाने वाले अद्वितीय स्थानिक पक्षी प्रजातियाँ इस क्षेत्र को जैव विविधता का अनमोल खजाना बनाती है. इस वर्ष वन्य प्राणी सप्ताह के तहत वन विभाग ने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने एक झांकी स्थापित किया है, जहां इन सभी पक्षी प्रजातियों के आकर्षक लघु मॉडल लगाए गए हैं. ये प्रदर्शनी आम लोगों को द्वीप समूह के इस प्राकृतिक धरोहर के बारे में जागरूक करने का एक सराहनीय प्रयास है. द्वीप समूह में अंडमान क्षेत्र के कुछ प्रमुख स्थानिक पक्षी प्रजातियां हैं अंडमान टील, नॉरकॉन्डम हॉर्नबिल, अंडमान सरपेंट ईगल, अंडमान वुडपेकर, साथ ही कई स्थानिक उल्लू और कबूतर प्रजातियां. वहीं निकोबार द्वीप समूह में निकोबार स्क्रब फाउल, निकोबार इंपीरियल पीजन और निकोबार पैराकीट जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है. इसके अलावा यहाँ सफ़ेद गले वाला किंगफिशर, कॉमन मायना और वाइट बेलिड सी ईगल जैसे सामान्य पक्षी भी आसानी से दिखाई देते हैं. ये पक्षी न केवल द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण संदेश देते हैं. प्रदर्शनी में पहुंचे पर्यटक और स्थानीय निवासी इन मॉडलों को देखकर उत्साहित नजर आ रहे हैं. प्रदर्शनी 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी और सभी इच्छुक लोग इसे देखने के लिए गर्ल्स स्कूल के सामने आ सकते हैं. वन विभाग के अधिकारियों ने अपील की है कि पर्यटक इन दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण में सहयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस प्राकृतिक धरोहर का आनंद ले सके. ये आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि जैव विविधता संरक्षण के प्रति जन जागरूकता भी फैलाएगा. प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन ने वन संरक्षक पीके पॉल तथा उप वन संरक्षक संदीप बेहरा की उपस्थिति में माउंट मणिपुर में स्थित पर्वत राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया. इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पर्यटक सुविधा काउंटर के शिलापट का अनावरण किया और इस केंद्र का अवलोकन किया. We didn't have an auditorium or a place for a projector use करके कुछ पढ़ा सके.
पैसा उधर दे दीजिए। ठीक है। और एक पोर्ट ब्लेयर में। अच्छा, कैसे? इसके बाद वे ऑर्किड केंद्र का भी उद्घाटन किया और इस केंद्र से संबंधित जानकारी भी ली। इसी क्रम में एंडेमिक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर के शिलापट का अनावरण किया और इसके बाद रिबन काटकर इस केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्हें इस केंद्र के बारे में जानकारी भी दी गई। मूवी ऑफ द बर्ड के रिलेटेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट बोर्ड से कंटेनर से छोड़ देगा, दैट विल गो चलती रहेगा। इस मौके पर प्रधान वन संरक्षक ने पौधरोपण भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्हें भेंट भी प्रदान किया गया। इस बीच वन अधिकारी द्वारा स्कूली बच्चों को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। हमारे जो भी बर्ड्स हैं अंडमान निकोबार के एंडेमिक बर्ड्स है, जितना है मिलते हैं 30 एंडेमिक बर्ड्स जो आपको बताया था, वो एंडेमिक बर्ड्स इसमें इस कियोस्क में डिस्प्ले किया हुआ है। और जितने भी यहाँ पे एलईडी जो इंफॉर्मेशन बोर्ड लगे हैं, जो अंडमान निकोबार में मिलने वाले एंडेमिक बर्ड्स, उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ, देखो व्हाट अबाउट नारकंडम हॉर्नबिल, माइग्रेटरी बर्ड, इंसेक्टिवायरस बर्ड, वाटर बर्ड, ठीक है, ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड, रैप्टर, ठीक है, मतलब ये सब बर्ड अलग अलग टाइप है। 30 एंडेमिक बर्ड जो मैंने आपको बताया था, इसमें से इस साइड पे जो निकोबार ग्रुप का है, इस साइड अंडमान, ठीक है। तो टोटल जो 30 एंडेमिक बर्ड्स है, इसमें बताया जैसे बोर्ड्स में भी देखिए दिया हुआ है, टोटल जो पूरे इंडिया में 142 एंडेमिक है, उसमें से 30 एंडेमिक जो है हमारा अंडमान निकोबार का। और ये हमने एक इसका डिस्प्ले बनाया, जैसे आप ये बोर्ड देखिए, इस बोर्ड में बर्ड्स का साउंड एंड लाइट के साथ में ये बर्ड्स का कॉल होगा। देखिए जैसे आप मान लीजिए बर्ड्स आपको देखना है, पहचाना है, जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए अंडमान कुकू डव, ठीक है, अंडमान कुकू डव में आप क्लिक करिए, क्लिक किया तो बर्ड का साउंड एंड लाइट से पहचान आएगा कि कौन सा बर्ड्स है। वो देखिए पीछे उसके ऊपर लाइट आ रहा है, ठीक है, और साउंड भी आ रहा है, तो ये है अंडमान कुकू डव। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए और एक बताता हूँ, जैसे एक आउल देख लीजिए, जैसे ये अंडमान हॉक आउल है, तो ये क्लिक किया मैंने, वो देखिए पीछे अंडमान हॉक आउल, इसके पास लाइट है और वो अंडमान हॉक आउल है। तो जस्ट आप लोगों ने I am Anindita Bhadra from class 11th A and I have come from Vitara Public School. We are here to celebrate the 71st Wildlife Week which is being celebrated here. Hi, I am Kip Fatima Sheza. We have seen endemic birds here and the models of endemic birds. सबसे पहले आप सबको वाइल्ड लाइफ वीक की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो प्रोग्राम थे, कुछ इनॉग्रेशंस थे यहाँ पर। एक जैसे आप पीछे देख पा रहे हैं, एक नेचर गेट बनाने का प्रयास हुआ है यहाँ पर, जिसमें हम लोग एंडेमिक बर्ड्स जो अंडमान में ही मिलते हैं और निकोबार में मिलते हैं, उसको यहाँ दर्शाने का एक प्रयास हुआ है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन काउंटर भी ओपन हुआ है, जहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ रहेंगे टूरिस्ट के लिए, जहाँ पर पानी पीने का प्रबंधन रहेगा, टिकट काउंटर के तौर पे वो काम करेगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एक तीसरी चीज़ यहाँ पर जो आज इनॉग्रेट हुआ है, वो है ऑर्किडेरियम। तो अंडमान में बहुत सारे प्रकार के ऑर्किड्स रहते हैं, फ्लावरिंग ऑर्किड्स, नॉन फ्लावरिंग ऑर्किड्स रहते हैं, जो कि यहाँ की बहुत ही एक खासियत है। तो उस चीज़ को दर्शाने के लिए आज ये माउंट हैरियट में एक ऑर्किडेरियम भी इनॉग्रेट हुआ है। चौथी चीज़ जो इनॉग्रेट हुआ है, वो एक एंडेमिक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर है। तो अंडमान में 30 एंडेमिक बर्ड्स हैं, तो वो बर्ड्स जो सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है और कोई भी अन्य क्षेत्रों में वो पाया नहीं जाता। तो जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उनके अवेयरनेस के लिए कि हाँ अंडमान में इतना सारा बायोडाइवर्सिटी है जो कि बहुत यूनिक है, उस कारण से भी एक बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। वो आपने जैसे देखे होंगे वीडियो में, काफ़ी सारे इंटरेक्टिव बर्ड डिस्प्लेज है, एक फील देता है कि जैसे जंगल के अंदर जा रहे हो, और बहुत सारे इंटरप्रिटेशन डिस्प्लेज। तो इससे हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो भी पर्यटन यहाँ पर आएंगे, वो काफ़ी हद तक बायोडाइवर्सिटी को समझें और उनकी सुरक्षा करने में हमारी मदद करें।
2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले वन्यजीव सप्ताह के तहत EIACP द्वीप जैव विविधता केंद्र और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वन्यजीवों और उनके सह अस्तित्व के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए कल वन्यजीव जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल से शुरू होकर हैडो स्थित भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पहुंचकर समाप्त हुई।